हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल? मजे में? तो चलो चर्चा करते हैं। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। उससे पूर्व अपन जो अपनी डेली मोटिवेशन लाइन होती है वो इस प्रकार है आज की कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। आज तक विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो है असफल नहीं हुआ हो। जिसको भी सफलता मिली है, जो बड़े से बड़े मुकाम पे है, वो हमेशा असफल हुआ है, वहां से कुछ सीखा है, उसके बाद में ही आगे बढ़ा है। सुना ना कि जो समझ आती है ना वो हमेशा ठोकरें लगने के बाद आती है। तो एक ना एक ठोकर तो सबको लगी है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इनमें से वो कौन सी संस्था या कंपनी है जिसके साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने भागीदारी करी है आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए, और जो पेरिस के बाद में जो 2028 में ओलंपिक होंगे उनके लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने पास बीपीसीएल, बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी है एचपीसीएल और डी है आईओसीएल। तो ध्यान रखना, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे उनके लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, देखिए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक 24 से लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है। यानी जो भारतीय एथलीट है उनको जो सपोर्ट करने वाली संस्था बनी है वो कौन बनी है? बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस किस ओलंपिक में? 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक। आपको दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? पेरिस में। और जो 2028 के ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में जो आईओसीएल है उसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है तो इस प्रकार है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अपरक खदानों से बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां की अपरक खानों में अभी से पूर्व क्या होता था? वहां पे बाल खनन होता था, वहां पे जितने छोटे बच्चे थे उनसे अपरक की खानों में खनन करवाया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसने क्या किया? एक पहल चलाई, वहां से खूब समय से वो पहल चालू है। उसके तहत उसका परिणाम अभी आया है कि उस राज्य की जितनी भी अबरख खाने हैं वो पूर्णतः बाल श्रम से मुक्त हो गई है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। तो ध्यान रखना, हाल ही में झारखंड की जितनी अबरख की खाने थी उन सभी अबरख की खानों से जो मजदूर थे, वहां के मजदूर के साथ साथ उनके बच्चे भी उसमें काम करते थे, उसको मुक्त करवा दिया गया है और बाल श्रम मुक्त घोषित हो गई है झारखंड की जितनी अबरख खाने हैं। अब वहां के जितने बच्चे हैं वो स्कूल जाने लग गए हैं। तो ध्यान रखना, बाल श्रम मुक्त अबरख। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड की अबरख खदानों को बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये पहल है ना 20 साल पहले शुरू हुई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग ने 20 साल पहले ये पहल शुरू की थी कि जितनी अबरख खाने हैं वहां से जितने जो बाल श्रम या बाल श्रम करने वाले जो बच्चे हैं वहां से इसको मुक्त कर दिया जाए। तो ये वर्तमान में हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज के इस प्रकार है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, ये किस राज्य में है? जो उदयगिरी की और खंडगिरी की गुफाएं हैं उनका दौरा किया है द्रौपदी मुर्मू ने, वो किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उड़ीसा, सी है कर्नाटक और डी है छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना, ओडिशा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, इनका दौरा किया है हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू 7 तारीख से लेकर 4 दिन के दौरे पे है ओडिशा के पे। जो ओडिशा की पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा है उसमें शामिल होंगी। शामिल होने से पूर्व उन्होंने उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, उदयगिरी की गुफाओं के बारे में ये चर्चा में हो गई है तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर की ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाएं देखने जाएंगी। राष्ट्रपति 4 दिन के ओडिशा दौरे पर है। उदयगिरी की गुफाएं ब्राह्मणी लिपि में अंकित हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि जो हाथी गुफा अभिलेख है वो कहां से संबंधित है, किन गुफाओं से संबंधित है? उदयगिरी की गुफाएं कहां पे है? ओडिशा राज्य में। आगे देखिए, ये अभिलेख जैन धर्म से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो हाथी गुफा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और इसमें कलिंग के सम्राट खारवेल के सैन्य अभियानों का उल्लेख है। सीधा क्वेश्चन आएगा, जो हाथी गुफा अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो आगे देखिए,
इस उदयगिरी की गुफाओं के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भुवनेश्वर के पास 2 पहाड़ियों में प्राचीन भारत के अद्वितीय स्मारक है। ठीक है, कहां पे? सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां है? ओडिशा में। आगे देखिए, हाथी गुफा शिलालेख में इन गुफाओं का उल्लेख कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें इस खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं को क्या कहते हैं? कुमारी पर्वत। आगे देखिए, इन गुफाओं को राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान विशाल आवासीय ब्लॉक के रूप में बनाया गया था। ये किसके लिए बनाई गई थी? जो जैन मुनि थे उस समय के, उन जैन मुनियों के रहने के लिए वहां के राजा ने बनवाई थी। ठीक है, तो आज जहां इनका उपयोग निर्वाण की यात्रा पर जैन तपस्वियों द्वारा विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। ठीक है, उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जो इतिहास, वास्तुकला, कला और धर्म के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखती है। ठीक है, उदयगिरी में तो 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फीट ऊंची है और खंडगिरी की गुफाएं 118 फीट ऊंची है। इनका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? दूसरी शताब्दी में। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनका निर्माण कब हुआ है? दूसरी शताब्दी में। आगे देखिए, ये गुफाएं ओडिशा में बौद्ध और जैन प्रभावों की याद दिलाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में कि उदयगिरी की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। पहली बात, इनके ऊपर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इनमें से वो कौन सा देश है जो एससीओ संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है बेलारूस, बी है अजरबैजान, सी है ऑस्ट्रिया और डी है टर्की। तो हाल ही में जो बेलारूस है वो एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है 10वां। तो बेलारूस के बारे में ध्यान रखना। बेलारूस औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो वर्तमान में एससीओ का 10वां जो सदस्य बना है वो कौन बना है? बेलारूस। ठीक है, आगे देखिए, इससे क्षेत्रीय सहयोग के लिए एससीओ की क्षमता बढ़ेगी। अब यहां से चर्चा में आ गया है एससीओ संघाई सहयोग संगठन। अब थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं, इसके बाद में हिंदी में भी देख लेंगे। सबसे पहली बात तो एससीओ है इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली इकोनॉमिकली 42%, मतलब आर्थिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संगठन है कौन? संघाई सहयोग संगठन। देखो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? रूस है, चाइना है और इंडिया है। तो चाइना और इंडिया विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है। मैं बात करूं इंडिया, चाइना, रूस, ये देश है जो विश्व में अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश है। इस वजह से ये सबसे बड़ा आर्थिक और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो संघाई 5 के नाम से 5 देशों ने, किस किसने? चाइना, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इनने मिलकर 2001 में करी थी। ठीक है, इसके बाद में 2005 में इसको यूएन का दर्जा प्राप्त हो गया था। उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया था? एससीओ संघाई सहयोग संगठन। वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछ ले तो कहां पे है? बीजिंग, चाइना में। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य बन गए थे। आगे देखिए, अब थोड़ा सा हिंदी में देख लीजिए आप आराम से इसके बारे में। सबसे पहली बात, संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन इकाई है जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के हितों को एकजुट करती है। ये देखिए, एससीओ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें वैश्विक आबादी 42% और जो जीडीपी है वो 32% योगदान देती है विश्व का। ठीक है, आगे देखिए, चीन, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान द्वारा संघाई सहयोग संगठन की स्थापना संघाई 5 के नाम से 2001 में की गई थी। इसको राष्ट्रीय महासभा या यूएन ने जो दर्जा दिया है पर्यवेक्षक का 2005 में दिया है। अफगानिस्तान 2012 में सदस्य बना। उसके बाद में देखो मिस्र, कतर और सऊदी अरब ये 2021 में सदस्य बने। उसके बाद में ये इसने कार्य किया। 2017 में पाकिस्तान और भारत सदस्य बने। उसके बाद में सऊदी अरब बन गया और लास्ट में अभी वर्तमान में जो बना है बेलारूस, इसका 10वां सदस्य देश बन गया है। तो एससीओ से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहां से पूरे हो जाएंगे। देखना इसमें एक चीज ध्यान रखना, एससीओ का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? चीन के बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां से देख लेना आप, पीपीटी में देखो तो सदस्य जो रेड है वो सारे के सारे सदस्य हैं। पर्यवेक्षक राज्य हैं जो इस कलर में है, और येलो में है संवाद राज्य, और डार्क येलो में है शामिल होने वाले, जिनको और शामिल होना है भी रुचि है जिनकी, वो जैसे बांग्लादेश शामिल होना चाहता है, उनकी रुचि है। इधर वाले देश इसमें शामिल होने वाले हैं। रूस पूर्ण सदस्य है, चीन, भारत ये पूर्ण सदस्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, डी है पंजाब। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने मित्र वन पहल शुरू की है? इससे पूर्व हरियाणा ने शुरू करी थी, वर्तमान में शुरू करी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जो यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर वाले इलाके में और वहां वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों में वन लगाने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है मित्र वन पहल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश। देखिए इसके बारे में इसमें क्या किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन पहल शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाव मित्र वन को स्थापित किया जाएगा या स्थानों की सूची बनाई जाएगी और वहां पे 35 स्थानों पे ऐसे मुख्यालय बनाए जाएंगे और वहां से वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे चर्चा आ गई है उत्तर प्रदेश या भारत और नेपाल के बारे में। तो भारत और नेपाल की जो सीमा है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए वो क्या है। देखो भारत के किन किन राज्यों से नेपाल की सीमाएं लगती है। सबसे पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल और अंतिम है पांचवा सिक्किम। तो भारत के 5 जो राज्य हैं उनकी लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है किससे? नेपाल के साथ। इनमें सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश की लगती है 551 किलोमीटर। उसके बाद में बिहार और सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी तो लगती है बिहार की और सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखो नेपाल से जो सीमा लगती है उसका कोई नाम विशेष नाम नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ बोल देते हैं, भारत और चीन की सीमा है उसे मैकमोहन रेखा बोल देते हैं। लेकिन भारत और नेपाल की जो सीमा उसकी कोई विशेष नाम नहीं है। अपने को सीमा रेखा ध्यान रखनी है, कितने किलोमीटर है? 1751। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जोरावर क्या है? जोरावर एक हल्का टैंक है जिसका निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने। निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर इसने बनाया है? लार्सन टूर्बो, इसके साथ मिलकर डीआरडीओ ने वर्तमान में कौन सा टैंक बनाया है? जोरावर टैंक। क्वेश्चन आ सकता है जोरावर टैंक किसके साथ मिलकर बनाया है? डीआरडीओ के साथ। तो ध्यान रखना, भारत ने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी टैंक जोरावर को विकसित किया है। इस टैंक को डीआरडीओ और लार्सन एंड टूर्बो, LNT नाम सुना है? LNT उसके साथ मिलकर इसने तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर इस जोरावर को विकसित किया है? लार्सन एंड टूर्बो। अब डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखिए, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये वापस रिपीट हो गया है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है डीआरडीओ की स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। आगे देखिए, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूके की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है वो कौन बनी है? यूके में पहली बार किसी महिला को वित्त मंत्री का पद दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है राहेल रिव्स, बी है लीज ट्रस, सी है प्रीति पटेल और डी है नन। तो ध्यान रखना, हाल ही में राहेल रिव्स को यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनाया गया है। आप फोटो में देख सकते हो, जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यह है यूके की पहली महिला वित्त मंत्री। तो यूनाइटेड किंगडम की कीर स्टारमर सरकार के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया है। स्टारमर ने राचेल रिव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप राचेल या राहेल दोनों नाम आते हैं, आप ध्यान रखना। आज की जो अंतिम हेडलाइनें हैं वो इस प्रकार है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। दिल्ली में एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें द्रौपदी मुर्मू ने 10 कीर्ति चक्र दिए हैं। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से रूस और ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम किन किन देशों की यात्रा करी है? तो रूस और ऑस्ट्रिया। भारतीय धावक अविना साबेल ने डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 300 मीटर स्टीपल चेंज इस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको घर पे जाके आज चेक करना है आपको और कमेंट बॉक्स में बताना है कि नया रिकॉर्ड कितने समय में बनाया है। ठीक है, आगे देखिए, 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया है। 33वें मैंगो फेस्टिवल का राजधानी दिल्ली
हाट जनकपुर में समापन हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है 33वां मैंगो फेस्टिवल कहां पे आयोजित हुआ था? दिल्ली के जनकपुर में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह ने एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे देखिए, विद्युत रंजन सारंगी झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाल ही में झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विद्युत रंजन सारंगी, ये झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पूर्व अपन ने कल देखा था कि पंजाब की जो मुख्य न्यायाधीश बने, पंजाब हरियाणा के, वो कौन बने थे? शील नागू। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अभ्रक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। आगे देखिए, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक कन्वेंशन का दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में समापन हो गया है। अपन इसके बारे में देख ही लिया था, ये कहां पे आयोजित हुआ था। दिग्गज रेसलर जॉन सीना, इनको तो सब जानते होंगे, WWE के फेमस एक रेसलर है जॉन सीना। इन्होंने हाल ही में WWE से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जितनी इंपॉर्टेंट हेडलाइन बन सकती थी वो इस प्रकार है। यहां से कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी यहां से कंफर्म है कि एक दो क्वेश्चन डेली के पीपीटी में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अपन टू द पॉइंट जो फैक्ट बन सकते हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। फालतू की डिटेल या अन्य कोई बिना काम के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है।